देखिए नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं भैया। सबसे पहले चैप्टर का नाम एक बार मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो नया चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। समीकरण। अब इसके अंदर हमें है ना तीन चीजें देखनी है। पहली बात तो आपको ये देखनी है बेटा कि यार द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आप कहेंगे सर हमने बहुपद तो पढ़ा था। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है बेटा? एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद। बहुपद है। अब एक काम करते हैं, बहुपद, ये जो बहुपद है इसको जीरो बराबर रख लेता हूँ। यानी कि मैं लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ऐसे लिख दिया। तो ये जो चीज़ बन के आई ना, इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या होगा, जो x की अधिकतम घात होगी वो दो होगी, है ना, और समीकरण है तो बराबर में कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो इसको अपन द्विघात समीकरण बोल देते हैं। बस इसी को अब हमें सोल्व करना सीखना है। ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व कर सकते हैं? कितने तरीके हैं हमारे पास? दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं बेटा? दो तरीके। कौन कौन से? हम्म इस द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीके तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? मैं आपको कोई द्विघात समीकरण दे दूं, मैं कह दूं भाई इसको सोल्व करो, तो इसको आप कितने तरीकों से सोल्व कर सकते हो? दो तरीकों से सोल्व कर सकते हो। कौन कौन से तरीकों से? पहला तरीका गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। और दूसरा तरीका कौन सा है? द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र? द्विघाती सूत्र। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर जीरो। मैंने कहा कि यार इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व कर सकते हो? आप कहेंगे सर दो अंक ढूंढेंगे जिनको जोड़ने में 5 आ जाए और गुना करने पे 6 आ जाए। तो ऐसे दो अंक 3 और 2 आ गए। इसमें से x कॉमन ले लिया तो अंदर ये बच गया। यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा? माइनस का 2 माइनस का 3। ये बात है बेटा। हम्म यस सर। तो ये इसका हल हो गया। यानी कि जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो सेटिस्फाई कर देगा, हल हो गया इसका। अब इसी को हल करने का एक दूसरा तरीका भी था। ये जो तरीका किया इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका क्या है भैया? आप कहेंगे सर दूसरा तरीका है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है? ये है सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर जीरो। एक्स के लिए क्या आ जाएगी? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 चुका 24 बाय में 2a। ये बात है। तो यस सर। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 5 प्लस माइनस 1/2। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4/2। माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6/2। 2 पे कट गया, 3 पे कट गया। यहाँ से एक्स की क्या आ गई? माइनस का 2 माइनस का 3। ये जो तरीका हमने यूज किया इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? द्विघाती सूत्र वाला तरीका। कौन सा तरीका? द्विघाती सूत्र वाला तरीका। यहाँ पे हमने द्विघाती सूत्र तो लगाया है। द्विघाती सूत्र पता होगा क्या होता है? क्या होता है? एक्स इक्वल टू यस सर। माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। इससे भी आप हल पता कर सकते हैं। तो द्विघाती समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं। एक है गुणनखंड विधि, तो आप गुणनखंड विधि से भी हल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है द्विघाती सूत्र, तो आप द्विघाती सूत्र से भी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए बेटा? हम्म यस। ठीक है। तीसरी बात हम करते हैं विविक्त कर की। किसकी याद करेंगे? विविक्त, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है। यार इसको ऐसे लिखते होंगे, विविक्त कर ऐसे लिखते हैं, कुछ अलग ढंग से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना? यस सर। ठीक है।
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये जो रूट के अंदर लिखा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अगर डी कह लो चाहे, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac कह लो, अगर इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, या फिर जीरो से छोटी है, या फिर जीरो के बराबर है, तो तीन अलग अलग चीज़ें होती हैं बेटा। अगर इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि जो मूल होंगे, या फिर कह लो जो हल होंगे, एक ही बात है, मूल हल एक ही बात है। जो मूल होंगे क्या होंगे बेटा, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। क्या होंगे बेटा, वास्तविक होंगे और अलग अलग। अलग अलग होंगे। अगर डी के लिए जीरो से छोटी है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे। हाँ। ठीक है। और अगर डी बराबर जीरो है, इसका मतलब क्या है, मूल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। बराबर। बस यही था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और क्या है इसके अंदर, यही है बेटा जो भी है। मेन चीज़ तो आपको क्वेश्चन आंसर से समझ में आएगी। ऐसे तो कितने ज्ञान बखेरे जाओ, समझ रहे हैं। ठीक है। तो तीन चीजें थी, एक यस था सर। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं बेटा। इसको हल करने के दो तरीके हैं, गुणनखंड विधि है, द्विघाती सूत्र है। गुणनखंड विधि से हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं टुकड़े कर करके, और इससे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेते हैं। और विविक्त का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर इसकी वैल्यू जो से बड़ी है तो मूल वास्तविक भिन्न होंगे, छोटी है तो मूल वास्तविक काल्पनिक और भिन्न होंगे, बराबर जीरो है तो शून्य होंगे, मूल बराबर होंगे बेसिकली। समझ में आ गया बेटा, समझ गए। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। यस अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। खेवरिया, पेपर सोल्व कर रहा है बेटा, यस सर। कितने पेपर सोल्व किए हैं। सर 2023 से अगला सोल्व कर दिया सर। कितने नंबर बैठे हैं। सर 52। 52। करते रहो, क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तब नंबर आएंगे, अदरवाइज नंबर नहीं आएंगे बेटा। ठीक है। यस सर। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्या क्या है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2024 में आया हुआ प्रश्न है, 6 नंबर में आया था। ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, वो उनको ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, x मान लिया। और अगला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लोगे बेटा, X+1। अगला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x+1। यही बात है बेटा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, इनके वर्गों का योग 365 है। मतलब इसका वर्ग प्लस में इसका वर्ग, इनके वर्गों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 365 आएगा, ये बात बोल रखी है। सोल्व करते हैं, ये आएगा x² +1 + 2x बराबर 365। और सोल्व करो बेटा, 2x², 2x, इसको इस तरफ लेके आया तो -364 बराबर 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड मार दे भाई, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया क्या आएगा, x² + x माइनस 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4। दो अंक बताइए जिनको गुणा करने पे तो 182 आ जाए, जोड़ने पे 1 आ जाए। 14 13 होते हैं भैया, क्योंकि 4 3 12 ये बैठेगा। ठीक है। और यही बनेगा, और क्या होगा, समझ गया बेटा। दो अंक बताए थे जिनको जोड़ने पे 1 आ जाए, गुणा करने पे 182 आ जाए, तो 14 और 13 होते हैं। इन दोनों में इसको मना जाएगा x, अंदर बच जाएगा x+14, यहाँ पर भी x+14 बचना चाहिए, तो माइनस का 13 आपको बाहर लेना पड़ेगा। तो x के लिए क्या आ जाएगी, एक तो 13 आ जाएगी और एक माइनस का 14 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। यस सर। लेकिन x के लिए -14 हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात थी, तो इसलिए x का मान -14 नहीं होगा। हम कहेंगे चूंकि पूर्णांक धनात्मक है, पूर्णांक धनात्मक है, तो x बराबर -14 नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x के लिए क्या आएगी बेटा,
13 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 13 है तो हमारे क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 13 और 14। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 13। और अगला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 13 में एक ऐड कर दे बेटा। 13 में, 14। हाँ 13 में एक ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 14। तो ये दो धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं जिनके वर्गों का योग कितना है बेटा, 365 है। समझा कि नहीं समझा। यस सर। आप कहेंगे सर इनके वर्गों का योग 365 है क्या, बिल्कुल करके देख लो। चाहे 13 का स्क्वायर हो गया 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, नौ और 6 हो गया 15, 6 9 और 6 15 116, तो 365। समझे, समझ में आई बेटा, ऐसे था। यस सर। वापस सुन लीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने थे जिनके वर्गों का योग 365 होता। तो हमने कहा जी पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, अगला धनात्मक पूर्णांक x+1 हो गया, इनके वर्गों का योग है 365। तो वहां से हमारे पास x की ये वैल्यूज आ गई, इसमें से इसको इग्नोर कर देंगे, इसको रखेंगे। तो कहने का मतलब कि पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो गया और अगला धनात्मक पूर्णांक 14 हो गया। बस कहानी खत्म। कर लेंगे बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। चलो अगला प्रश्न, ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, चमचमाता हुआ 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से देख लें। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं ये और ये हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज है, इसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं ये और ये हैं। अच्छा, जिस पे समकोण बन रहा है वो दो भुजाएं आपको दे दी, समझ रहे बेटा। ये आधार दे दिया मान लो, और ये लंब दे दिया, इस तरीके से हमें क्या दिया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इतना है, तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है ना। तो हम कह देंगे यहाँ त्रिभुज का आधार कितना है बेटा, हम्म आपके सही ये है। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, या फिर कह लो कि त्रिभुज का लंब कितना है, लंब को या ऊंचाई को 4 कोष्टक में x+1। 4 कोष्ठक में x+1 का सेंटीमीटर, ये बात है बेटा। ठीक है, यस। अब हमें दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई। बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को उड़ा दिया मैंने एक बार, 1/2 आधार कितना बेटा, एक्स, x+2। और ऊंचाई कितनी है बेटा, 4 कोष्टक में x+1। बराबर 84। इससे उड़ा दे, 2 दूनी 4। सोल्व करते हैं बेटा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड मार दे, तो हो जाएगा x+1 इंटू x+2 बराबर कितना हो जाएगा, 42। बात समझ में आ गई बेटा। यस सर। इसको सोल्व कर लो, तो x² प्लस में 2x+1x 3x प्लस में 2 माइनस 42 बराबर 0। तो x² प्लस 3x माइनस का 40 बराबर 0। क्लियर है। अच्छा जी, यस सर। अब दो अंक बताइए जिनको जोड़ने पे 3 आ जाए, गुणा करने पे -40 आ जाए। 8 - 5। हैं 8 - 5। बेटा, ये क्वेश्चन तूने कर रखे हैं बेटा, है नो सर। x² प्लस में 8x माइनस का 5x माइनस का 40 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो बेटा, अंदर बचेगा x+8, यहाँ पर भी x+8 बचना चाहिए, -5 बाहर निकाल लेता हूँ। तो एक तो हमारे पास आ जाएगा x+8, एक आ जाएगा x-5 बराबर 0। x के लिए कितनी आ गई, 5 आ गई और -8 आ गई। लेकिन x के लिए -8 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सर जी x के लिए अगर आप -8 रख देंगे तो ये हो जाएगा -8 प्लस का 2 माइनस का 6, और आधार कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो इसलिए यस। x के लिए -8 होगी नहीं, तो हम कहेंगे x का मान
ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो बताना पड़ेगा, क्योंकि x बराबर -8 रखने पर आधार ऋणात्मक बन रहा है, जो कि संभव नहीं है। अतः x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 5 हो गई तो आधार बता दीजिए क्या हो जाएगा। 7। 5 + 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, 4 × 5 + 1, 5 और 1 6, 6 × 4 = 24। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कर्ण बताइए, कर्ण क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे, 25। 25 आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा, ऐसे था। यस। त्रिभुज का आधार ये था बेटा, ऊंचाई ये थी, क्षेत्रफल ये दे रखा था, फॉर्मूला लगा करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, उसको सोल्व किया तो दो वैल्यू आई। माइनस हो नहीं सकती क्योंकि उससे आधार नेगेटिव बन रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो उसके हिसाब से आधार ऊंचाई कर्ण कितना आ गया, 7 24 25 आ गया। कर लेंगे, कोई डाउट तो ना है बेटा, कर लोगे। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोल रखा है कि एक कुटीर उद्योग है, एक कुटीर उद्योग है। कुटीर मतलब बर्तन बुर्तन का सिस्टम होता है। ठीक है, नहीं कुछ तो होता होगा, पता नहीं। हाँ, बर्तन का सिस्टम है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण किया जाता है। कितने बर्तन बनाए गए ये नहीं पता, उसको मान लेंगे अपन। अच्छा, यह देखा जाता है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है। मतलब नग का मतलब बर्तन, हर बर्तन के जो निर्माण कॉस्ट है ना, बनाने की कॉस्ट है, वो उस दिन जितने बर्तन बनाए गए उनका डबल करके उसका उसमें 3 जोड़ दो, उतनी है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। जो चीज़ पूछी है वही चीज़ मान लो। हम कहेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लेगा बेटा, एक्स। ठीक है। और क्या बोला, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या मान लेगा बेटा, वाई। ठीक है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बोल रखा है, प्रश्न में बोल रखा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है। मतलब प्रत्येक प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या जो है उसके दुगने से 3 ज्यादा है। ये तो बात बोल रखी है, प्रत्येक बर्तन की निर्माण यस। लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से के दुगने से 3 ज्यादा है। तो ये बात बोल रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात क्या बोल रखी है, दूसरी बात बोल रखी है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। कुल निर्माण लागत कितनी बोल रखी है बेटा, 90। है ना, ये बात है। अब कुल निर्माण लागत आएगा कैसे, आप कहेंगे सर ये जो बताया, ये क्या बताया आपने, ये बताया गया कि एक एक नग को बनाने में कितना खर्चा आया, इतना खर्चा आया। ठीक है, और कुल निर्माण लागत का मतलब क्या हो गया कि टोटल टोटल जितने बर्तन थे उनको बनाने में कितना खर्चा आया, इतना खर्चा आया, है ना। अब टोटल बर्तन को बनाने में कितना खर्चा आएगा, आप कहेंगे सर बर्तन बनाए एक्स, हर बर्तन को बनाने का खर्चा आ रहा है वाई, तो टोटल खर्चा कितना आया, एक्स वाई तो आया। नहीं समझा भाई,
बर्तन बनाए आपने एक्स और एक बर्तन को बनाने का खर्चा है वाई, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, एक्स वाई तो हो गया, और एक्स वाई कितना है, 90 ही तो है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे वाई की पुट कर दें, तो जगह एक्स इंटू 2x+3 बराबर 90। सोल्व कर लेटा, 2x² प्लस में 3x माइनस 90 बराबर 0। जोड़ने पे 3 आ जाए, गुणा करने पे 90 आ जाए, ऐसे नो तुम बता। जोड़ने पे 3 आ जाए, गुणा करने पे 90, 90 नहीं 180 आ जाए। ऐसे दो बताइए जिनको जोड़ने पे 3 आ जाए, गुणा करने पे 180 आ जाए। हम्म बोलो। बोल देगा। जोड़ने पे 3 चाहिए, गुणा करने पे 180 चाहिए, ऐसे दो अंक। पंद्रह और 12, 15 और 12। समझ गया? इन दोनों में यस से सर। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा बेटा एक्स, अंदर बच जाएगा 2x+15, यहाँ पर भी 2x+15 बचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 6 लेना पड़ेगा बेटा, तभी तो बनेगा 15×6 = 90 बराबर 0। x-6, 2x+15 बराबर 0। एक्स की वैल्यू आगे 6 और एक्स की वैल्यू आगे -15/2। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्या दिक्कत है नेगेटिव होने में? हम्म सर बर्तन कभी माइनस नहीं करते सर। आपके सर चूंकि एक्स जो है वो बर्तनों की संख्या है, अब बर्तन की संख्या नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, अतः एक्स ऋणात्मक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स के लिए कितनी आ गई, 6 आ गई। एक्स के लिए जैसे 6 आई इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी। और प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, वाई थी, और वाई किसके बराबर था, वाई 2x+3 के बराबर था, 2x+3 के बराबर था। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 × 6 + 3, 15 रुपीज़। प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई, 15 रुपये आ गई। समझे कि नहीं समझे? ऐसे था। वापस सुन लीजिए, यस निर्मित सर। निर्मित बर्तनों की संख्या x मान ली, प्रत्येक नग की लागत y मान ली। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन वाले क्या कहते हैं कि प्रत्येक नग की जो लागत है ना वो निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है, तो y बराबर ये हो जाएगा। कुल निर्माण लागत दे रखा था 90 रुपये। कुल निर्माण लागत कैसे आएगा, कुल निर्माण लागत ऐसे आएगा भाई, जितने बर्तन बने उसकी पर बर्तन की कॉस्ट से उल्टे लाई कर दो, तभी तो कुल आएगा। बर्तन बने एक्स, एक बर्तन की कॉस्ट थी वाई, तो एक्स इंटू वाई बराबर 90 हो गया। वैल्यू पुट करी, द्विघात समीकरण बनी, सोल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया। कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। आज के लिए इतने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करवा दिए, अगले क्वेश्चन कल कराऊंगा, 3 पार्ट बनेंगे इसके, करेंगे चौथा पांचवा छठा सातवां, 4 क्वेश्चन छापेंगे बेटा आज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कब कब आया था, ये 2018 में आया था, 22 में आया था, इस साल भी आने की संभावना है। ठीक है। क्या बोल है आयताकार खेत है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मान ले कि ये आयताकार विकर्ण है, ये आयत है, इसकी छोटी भुजा मान लेता हूँ मैं x मीटर। ठीक है। तो इसका जो विकर्ण है वो क्या है बेटा, इसका विकर्ण इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी कि इसका जो विकर्ण है वो बन जाएगा x + 60 मीटर, है ना।
यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितने मीटर अधिक है? 30 मीटर अधिक है। ऐसे तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा वो समझ लीजिए। तो हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी, और हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहां से सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक्स की वैल्यू आएगी तो हमें खेत की भुजाएं मालूम चल जाएंगी। ऐसे करना है। बात समझ में आ गई? छोटी भुजा को यस। एक्स मान लिया, विकर्ण एक्स प्लस 60 हो गया, बड़ी भुजा 30 सेंटीमीटर 30 मीटर ज़्यादा थी तो ये एक्स प्लस 30 हो गया। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। हम कहेंगे माना, माना छोटी भुजा, छोटी भुजा को क्या मान लिया? एक्स मीटर। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 60 मीटर। और इसी तरीके से बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 30 मीटर। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या क्या प्रश्नानुसार क्यों? हम कहेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं बेटा? अपने से पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं कि एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके? एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 3600 प्लस में 60 दूनी 120 एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में 30 दूनी 60 एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर उड़ा दे बेटा, है ना, इस एक्स स्क्वायर को यहीं पड़ा रहने दे। ठीक है, तो ये जगह एक्स स्क्वायर, इस 120 को वहां लेके जाता हूँ तो माइनस का 60 एक्स, इस 3600 को उस तरफ लेके जाता हूँ माइनस का 2700, बराबर आ जाएगा 0 के। समझ गया? यस। अब दो अंक ऐसे चाहिए, दो अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पे -60 आ जाए, गुणा करने पे माइनस का 2700 आ जाए। तो ऐसे दो अंक कौन से होंगे? माइनस का 90 एक्स प्लस का 30 एक्स। इन दोनों में से हमने एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर हो जाएगा एक्स माइनस 90। यहाँ पर भी एक्स माइनस 90 बचना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? प्लस का 30 ले लेंगे, बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 30, एक्स माइनस 90 बराबर 0। एक्स के लिए कितनी आ गई? माइनस का 30 आ गई और 90 आ गई। लेकिन एक्स के लिए -30 हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भुजा है। तो यही बात हम यहाँ पे छापेंगे। हम कहेंगे कि एक्स का मान -30 नहीं हो सकता, एक्स का मान -30 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम्म क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती। समझ रहे हैं? यस सर। अतः एक्स के लिए कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अगर एक्स के लिए 90 हो गई तो आप बता दीजिए। हमसे क्या पूछा था अगले ने? हमसे अगले ने पूछा था भुजाएं ज्ञात करो, तो अपने को छोटी भुजा बड़ी भुजा बतानी है। तो छोटी भुजा कितनी होगी बेटा? हम्म आपने छोटी भुजा को एक्स मीटर माना था, एक्स के लिए 90 आ गई तो छोटी भुजा आ जाएगी जी 90 मीटर। ऐसे ही विकर्ण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर एक्स प्लस 60, यानी कि 90 प्लस 60 120 मीटर। और ऐसे ही बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? हम्म एक्स प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 60 150। अरे जाग रहा है सो रहा है? सो रहा है कि जाग रहा है? 120 यस मीटर सर। बता नहीं सकता फिर? है? समझ गया? छोटी भुजा 90 मीटर हो गई, विकर्ण यस। हमारा 150 मीटर हो गया और बड़ी भुजा 120 मीटर हो गई। तो इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया।
वापस में लो, छोटी भुजा को x मान लिया, विकर्ण बोल रहा था 60 ज़्यादा है तो x प्लस 60 हो गया, बड़ी भुजा 30 से ज़्यादा तो x प्लस 30 हो गया। पाइथागोरस पर मैं लगाई, वहाँ से हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई। उसके बाद फिर हमने सोल्व किया तो दो वैल्यू आई, एक को इग्नोर कर दिया, एक को रखा। तो इस हिसाब से छोटी भुजा, विकर्ण और बड़ी भुजा हमारे पास आ गई। ऐसे करना था बेटा जी, मेरे ख्याल से पसंद में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आंसर देख लो। 90 120 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर क्या है? 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना बड़ी संख्या को लेट से मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। छोटी संख्या को मान लेता हूँ मैं y। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या क्या लिखा है बेटा? प्रश्न में क्या लिखा है जी? इनके वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि बड़ी संख्या का स्क्वायर छोटी संख्या का स्क्वायर और इनका अंतर 180 है। दूसरी बात क्या बोली कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ऐसे करके इसको हम इसके अंदर ढाल देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, अगर आप समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा? x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, ऐसा कुछ मिलेगा। अब दो अंक बताइए जिनको जोड़ने में -8 आ जाए, गुणा करने पर -180 आ जाए। ऐसे दो अंक बता। -18 प्लस का 10। ऐसे दो अंक कौन से हैं? -18 प्लस का 10। इन दोनों में से x को मैं निकाल ले बेटा, अंदर बचेगा x -18, यहाँ भी x -18 बचना चाहिए, तो प्लस का 10 बाहर निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा x -18 x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, एक तो 18 और एक आ गई -10। लेकिन x की वैल्यू -10 नहीं हो सकती, क्यों? क्या दिक्कत है? अगर x की वैल्यू -10 रखूंगा तो y² जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए x की वैल्यू -10 नहीं हो सकती। क्या लिख देगा? है x का मान, ऋणात्मक नहीं हो सकता। हाँ x का मान -10 नहीं हो सकता, क्योंकि -10 नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है क्योंकि -10 रखने पर y² जो है वो ऋणात्मक बन रहा है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, y ऋणात्मक बन सकता है, y² नहीं बन सकता ना। ठीक है, -10 को समीकरण 2 में रखने पर y² जो है वो हमारा ऋणात्मक बन जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है। अतः x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 18 हो गई। अब अगर x की वैल्यू 18 है, y की वैल्यू कितनी आएगी? तो y² था जी हमारे पास 8x के, तो y² बराबर हो जाएगा 18, 8 इंटू 18, 18 अट्ठा होता है जी 144, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? ±12 आ गई। अतः जो दो संख्याएं हैं, ये जो दो संख्याएं हैं ये कौन कौन सी हो सकती हैं? ये दो संख्याएं सर जी 18 और 12 हो सकती हैं, या फिर 18 और -12 हो सकती हैं। समझा कि नहीं समझा? यस सर। बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या y मान ली। हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर घटाना है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि छोटी संख्या को आगे ले देते हैं, बड़ी को बाद में। नहीं, बड़ी में से छोटी घटानी है। तो x² में से y² जाएगा तो बराबर 180 है। y² जो था वो 8 गुना था, तो अब बराबर 8x हो गया।
इसकी वैल्यू को हमने इसके अंदर रखा तो फिर सोल्व करने पर हमारे पास एक्स की ये दो वैल्यूज आ गई। अब एक्स की वैल्यू -10 हो नहीं सकती, एक्स की वैल्यू क्या होगी 18 होगी। एक्स की वैल्यू 18 होगी तो हमने इसके अंदर रखा तो वाई की वैल्यू ये आ गई। बासन मागीटा कर लेगा। यस सर। इस तरीके से हमने पता कर लिया कि दो संख्याएं कौन सी हैं, या तो 18 और 12 है या फिर 18 और -12 है। क्योंकि आप देखो ना इन दोनों का स्क्वायर घटाओगे तो 180 आ रहा है। ठीक है। और जो वाई स्क्वायर है वो एक्स का 8 गुना है, देख सकते हैं हम। तो हमारे ये दोनों आंसर करेक्ट हो गए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है। दो वर्ग है बेटा, यहाँ आकृति बना देता हूँ। ऐसे करके कोई दो वर्ग है। अब इसकी भुजा में मालूम नहीं, मान लेते हैं कि इस वर्ग की भुजा क्या है, एक्स एक्स है। और इसकी भुजा मालूम नहीं, हम मान लेते हैं कि इस वर्ग की भुजा क्या है, वाई बाय वाई है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल 157 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, इसका परिमाप और इसके परिमाप का जोड़ 68 मीटर है। ठीक है। तो हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या मान ली, क्या मान ली, एक्स। दूसरे वर्ग की भुजा क्या मान ली, सर एक्स। वाई मीटर मान ली। यस सर। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या क्या लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यानी कि पहले वर्ग, पहली भुजा का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है ना। तो इसके हिसाब से एक्स गुना एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। प्लस में दूसरी भुजा का स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का योगफल, जो है वो हमारे पास 157 मीटर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि इनके परिमापों का योगफल 68 है। परिमाप क्या होता है, चार गुना भुजा, चार गुना भुजा। ये हमारे पास 168 है। यहाँ से वैल्यू निकाल ले 4 वाई की, यह आ जाएगा 168 माइनस का 4 एक्स। वाई के लिए निकाल ले, 4 से डिवाइड कर दे, 4 चुके 16, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4। ये बात बेटा, यस सर। सो रहा है क्या, दिमाग घुटने में है। 168, यहाँ पे 68 दिख रहा है, यहाँ पे 168 दिख रहा है, तो मैं यही देख रहा हूँ कि ये बताते क्यों नहीं है, हैं। सो ही रहा है बेटा तू, दिख गया मेरे को बस। यहाँ पे क्या है, 68 है, ये कितना है, कितना है ये, 68। 68 है। आगे बता क्या करूंगा, बोल। पर दो, दो से भाग दो देंगे अभी। 4 वाई लिख दे यार, यहाँ पे 4 एक्स क्या? उस तरफ ले जा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दे, इसको 4 से डिवाइड कर। सर 28। इसको 4 से डिवाइड करियो, सर 28। इसको 4 से डिवाइड कर, 15। 28 आएगा। 15। 4 एकम 4, 2 बच गया, ये हो गया 28। 4 का 24, 4 7 28, 17 आएगा। समझ गया। यस। इसको 4 से डिवाइड कर, एक। एक्स बन एक्स गया। आएगा। बात समझ में आ गई। यस। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख, बता क्या लिखूं, समीकरण 2 का मान एक्स स्क्वायर। 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखियो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स स्क्वायर। बोल आगे, जबान में क्या अड़ जाता है रे।
और 157 एक्स स्क्वायर प्लस, अब 17 का वर्ग कर लेंगे। फिर ये इसका इतना ही होता है। हम्म। अच्छा यस, प्लस एक्स तो 34 एक्स बराबर, और उसको उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स 2x स्क्वायर माइनस 34x, और उसको इधर लाके माइनस कर देंगे। कर दे, फिर बता, आंसर बता सीधा। आगे बोल। इसको आसान कर लेंगे, 2 से वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर सत्रह एक्स प्लस 66 एक्स स्क्वायर। ये मुझे थोड़ी देर लगेगी इसमें। फिर 11 + 6। प्लस 66 बराबर 0। अब एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स -11, और अब इसको उतार लेंगे, एक्स -11। अब हम 6 से वो कर देंगे, भाग कर देंगे। एक्स -11 एक्स -6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 11 और 6 आ गई। आंखें कान खोल के रखा करो, समझ में आ गई? यस। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? 11 आ चुकी है और 6 आ चुकी है। अब देख लेते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें एक दिक्कत हो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 और 6 दोनों हो सकती है, कोई समस्या है नहीं। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम कह देंगे अतः एक्स के लिए आई है ना, ठीक है, एक्स बराबर 11 हो तो वाई बराबर क्या होगा वो देखना है, और एक्स बराबर 6 हो तो वाई बराबर क्या होगा वो देखना है। अगर एक्स की वैल्यू 11 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 में से 11 गया 6। और अगर एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 में 6 गया 11, है ना। अतः पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई? अतः दोनों वर्गों की भुजा या तो 11 और 6 होगी, या फिर 6 और 11 होगी। तो दो बार लिखने की जरूरत क्या है, एक बार लिख दो कि दोनों वर्गों की भुजा 11 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। समझ में आ गई? 11 या तो 11 और 6 होनी है, या 6 और 11 होनी है, तो एक ही बार में लिख दिया कि भाई दोनों वर्गों की भुजा कितनी होनी है? 11 मीटर और 6 मीटर होनी है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ऐसे था। यस। ठीक है, वापस समझ लो। पहले वर्ग की बजाय एक्स मान ली, दूसरे वर्ग की बजाय वाई मान ली। क्या लिखा था कि दोनों के वर्गों का योग 157 है। तो क्या लिखा था कि इनके परिमापों का योग 68 है। तो वहां से ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को इसके अंदर रखा रखा, तो फिर सोल्व किया, दो वैल्यू आ गई, और वहां से हमारे पास आंसर आ गया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। समझ में आ गया?
यस। अगला क्वेश्चन बता फिर, कैसे लिखूं, बोल। माना क्षेत्रफल बराबर एक्स, नहीं, ये सवाल डिफरेंट है सर। सेम है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये और इसमें क्या डिफरेंस है, अच्छा, पढ़ियो इसको। हो गया सर वो कुछ और। वो माना बड़ी संख्या बराबर एक्स, क्वेश्चन पढ़ एक बार, बोल, क्वेश्चन पढ़ एक बार, बोल के पढ़ ले। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 मीटर, 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बता, दो चीज पूछी उसी को मानते हैं। पहली, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर एक्स, दूसरे की वाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। अब उनके वर्गों का परिमाप का अंतर x - y = 12। परिमाप का सूत्र क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे नहीं पता है। अभी क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? आँख खुली थी, बंद थी तेरी? बता। खे नाम है खेवरिया तेरा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? सर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। दिमाग तुम्हारा घुटनों में ही है, बेवकूफों। वर्ग है ये, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। 4 गुना भुजा होता है। अभी ये कराया नहीं था 4 गुना भुजा? यस सर। आगे बता। +4y बराबर 12। सोल्व कर इसको। सर x - y बराबर 3। सर x बराबर 3 + 5। सर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 मान के देंगे। सर 3 + 5 का स्क्वायर +y का स्क्वायर बराबर 117। 9 +y² +6y +5² बराबर 117।
वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई बराबर 102 माइनस 102 102 नहीं अरे सर 117 में तो 9 घटाइए बेटा एक बार जरा। 108 होता होगा भाई। यस 108 आगे था। वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 54 9 माइनस 6 माइनस 51 वाई को 1 ले लेंगे सर वाई को वाई प्लस 9 माइनस 6 वाई की वैल्यू माइनस 9 और 6 वाई की वैल्यू माइनस 9 और 6 सर एक्स सर वा- माइनस हम्म। होगी सर ये होगी सर उसका मान समीकरण 2 में रख देंगे ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भुजा है। सर अतः x के लिए क्या होगी? y के लिए क्या होगी? 6। 6 तो अगर y के लिए 6 तो x के लिए कितनी हो जाएगी? 6 और 3 9। तो दोनों वर्गों की भुजा कितनी है? 6 मीटर और 9 मीटर, या फिर 9 मीटर और 6 मीटर कह ले। समझ गया? यस सर एक बार में सुन लिया करो भाई। पहले वर्ग की भुजा ये है, दूसरे वर्ग की भुजा ये है, दोनों वर्गों का योग 117 है। अच्छा, दोनों परिमापों का अंतर 12 है, तो वहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन का आपस में सोल्व कर लिया। एक ही इक्वेशन थी, एक ही इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को हमने इसके अंदर ढाल दिया, ढाला तो फिर हमने सोल्व किया, सोल्व किया, सोल्व किया, सोल्व किया, हमारे पास वाई की वैल्यू ये आ गई। इसमें से नेगेटिव वाले को इग्नोर कर दिया। ये हमारे पास वाई की वैल्यू रही, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू रही। तो इस तरीके से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगी, किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर है बेटा? कर लोगे? हाँ जी, कंफर्म करो ऑडियो जो ठीक है ना? यस सर। ठीक है। देखो बेटा 7 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आज कराएंगे, उसका एक लेक्चर और बनेगा इसका। लेंथी खिंच रहा है इसका वन शॉट, लेकिन वही है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। कर लें। देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। तो इसको हमें हल करना है, और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू, एक्स की वैल्यू ना तो ये हो सकती ना ये हो सकती। ठीक है, तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इसका देखिएगा। तो इसको हमें हल करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे हल करेंगे वो देख लें आप। तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 2 × 2x - 1 x+3 माइनस का 3। ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है x+3 अपॉन में 2x - 1, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, 1 अपॉन में 2x - 1 अपॉन में x+3 लिख सकता हूँ बेटा? आप कौन से बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको उल्टा करेंगे, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो यही आएगा। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे नोटिस करें तो 2x - 1 अपॉन x+3 यहाँ भी है, 2x - 1 अपॉन में x+3 यहाँ भी है। ठीक है, तो इसको एक काम को कुछ मान लो। माना, इसको लेट से मैं y मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते थे, y मान लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2y - 3 × 1 + y।
बराबर 5। अब एलसीएम ले लो बेटा। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा सर 2y² माइनस का 3 अपॉन में y बराबर 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2y² माइनस का 3 बराबर 5y। ये इस तरफ आ जाएगा 2y² माइनस का 5y माइनस का 3 बराबर 0। बात समझ में आ गई? बात समझ ये में? दो अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पे -5 आ जाए, गुणा करने पे -6 आ जाए। ऐसे दो अंक बताओ, जोड़ने में -5 आ जाए, गुणा करने में -6 आ जाए, ऐसे दो अंक बता दो। 6 -6 प्लस 6 का और 1y -3 बराबर 0। 1 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा बेटा 2y, अंदर बच जाएगा y-3। यहाँ पर भी y-3 बचना चाहिए, तो यहाँ हमें लेना पड़ेगा प्लस का 1। तो एक हो जाएगा 2y + 1, दूसरा हो जाएगा y-3 बराबर 0। यानी कि यहाँ से हमारे पास y के लिए क्या आ गई, -1/2 आ गई और 3 आ गई। बस समझा बेटा? ठीक है। अच्छा, y हमने किसको माना था? यस सर। y हमने किसको माना था बेटा जी? आपके अनुसार y तो हमने इसको माना था, क्योंकि हमें तो x के लिए फाइंड आउट करने हैं ना। तो 2x - 1 अपॉन में x + 3 बराबर हो जाएगा -1/2 के, और एक बार 2x - 1 अपॉन x + 3 बराबर हो जाएगा 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा। 4x - 2 इक्वल टू माइनस का x प्लस माइनस का 3। सही बात है। इसको इस तरफ ले आ, 5x, इसको उस तरफ ले जा, -1, x की वैल्यू आ गई -1/5। सही है बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको करेंगे ऐसे ही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा सर हमारे पास 2x - 1 इक्वल टू 3x + 9। ये इस तरफ आ गया माइनस का x, ये उस तरफ चल गया 10, और x के लिए कितनी आ गई, -10। तो इस तरीके से हमने x के लिए फाइंड आउट कर ली। एक x के लिए ये है और एक x के लिए ये है। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। समझे कि नहीं समझे? ऐसे हमने सोल्व कर लिया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। सर हाँ जी। सर वो जहाँ पर माना लिखा है वहां पे मुझे समझ में नहीं आया। तो बोल नहीं सकता था बेटा, ये यहाँ चीज़ लिखी हुई है, सेम टू सेम लिख दिया। ये यहाँ चीज़ लिखी हुई थी, इसको ऐसा लिख दिया। ये वाली बात समझ में आ गई थी? यस। यस। ठीक है। अब देख 2x - 1 अपॉन x + 3 यहाँ भी है, 2x - 1 अपॉन x + 3 यहाँ भी है। तो ये और ये सेम चीज़ दिख रही है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको y मान लिया जानबूझ करके। y मान लिया तो ये क्या हो यस। जाएगा, 2y, -3 -3 1 1। इसको y माना था तो बटे में y लिख दिया। समझ गया? वो सर एलसीएम ले लिया बेटा। यस। 2y² - 3, ये जो बटे वाला y था उस तरफ चल गया, उसको इस तरफ ले आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सोल्व किया तो y के लिए आ गई। लेकिन मुझे तो इसको हल करना था ना, इसको हल करना था, इसका मतलब x के लिए फाइंड आउट करनी थी। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये y की वैल्यू आई है, तो मैंने y किसको माना था, इसको माना था, तो मैंने y बराबर ये लिख दिया, एक एक करके लिख दिया। तो वहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, -1/5 और -10। आंसर चेक कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यही बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, सेम ऐसे ही है। अगर आप देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो x + 2 अपॉन x - 2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? y बराबर x + 2/x - 2। ये जो x + 2 अपॉन x - 2 है, सबसे पहले इसको तो मैं ये लिखूंगा ना, 3 × 1 अपॉन x - 2 अपॉन x + 2। ये नहीं लिखूंगा पहले, यस सर। और इसके बाद फिर इसको यस y सर। मानूंगा। समझ रहे हैं? यस सर। फिर इसको सोल्व कर यस लेना। सर। खुद से कर लोगे। यस सर। यस नौवा सर। नौवा क्वेश्चन देखो फिर। नौवा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, लेकिन इसको यहाँ पे कुछ मानने मुनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मानने के लिए कुछ कॉमन तो होना चाहिए ना, कुछ कॉमन बनेगा ही नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्टली सोल्व करेंगे। नौवा क्वेश्चन देखिएगा।
देखा है 2x में x-4 प्लस में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है 2x-5 में x-3 बराबर 25/3। ठीक है, तो एलसीएम ले लो बेटा, इसके इससे गुना करो और आर पर गुना करो, तो ये जगह से 2x² माइनस का 3 दूनी 6x, इसके इससे कर लो। तो जब आप इसके इससे करेंगे तो पहले 2x की गुना होगी, तो 2x² माइनस का 4 दूनी 8x, फिर माइनस का 5x, 5 का 20 अपॉन में x-4 इंटू x-3 बराबर 25/3। ये बात है बेटा। यस। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 2x² कितना हो गया, 4x² हो गया, माइनस का 6x माइनस का 8x कितना हो गया, माइनस का 14x हो गया, और माइनस का 5x भी है तो माइनस का 19x हो गया देखा जाए तो। ठीक है, और प्लस में क्या है 20 है, अपॉन में इसकी गुना कर लेते हैं x² माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 25/3। बात समझ में आ गई? यस। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा जी। 4×3 = 12x², 19×3 = 57 होता है, 20×3 = 60 होता है, 25x², 25 के इससे गुना कर रहा हूँ, 25 25 सत्ता 25×5 = 125, 25 का 150, 25 सत्ता 175। ठीक है, और 25 की 12 से कर ले बेटा, 25 दाएँ 250 और 25 दूनी 50, 250 50 300 हो गया। क्लियर है बेटा? यस। इसको उठाकर इस तरफ लिया, 12x² में से 25x² घटाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 13x²। इसको इस तरफ लिया, 175 में से 57 उड़ाएगा तो क्या आएगा बेटा, 175 में से 57 उड़ा दे बेटा, 15 7 गया 8, 16 में 5 गया 11, तो 118x, और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 240 बराबर 0। ठीक है, माइनस ले लेता हूँ मैं कॉमन, या फिर माइनस को दूसरी तरफ फेंक दे, तो ये जगह 13x² माइनस का 118x प्लस का 240 बराबर 0। समझ गया बेटा? यस। अब दो अंक ऐसे बता दीजिए जिसको जोड़ने पे 118 आ जाए, गुना करने पे इतना आ जाए। अब मैं कैसे बताऊँ, इतने मुश्किल है ना। एक काम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, क्योंकि वही बताना है, इसको मूलों की प्रकृति भी बतानी थी और सूत्र का प्रयोग करके हल भी करना था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, b² - 4ac करके। तो डी कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर कर दें, 118 का क्या कर दें स्क्वायर, इसमें से 4a और c घटा दें, 13 × 240। ठीक है, तो 118 का स्क्वायर कर लेना आप, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम में नहीं बैठना, आपको बैठना है, तो इसलिए आप खुद से कर लेना कैलकुलेटर। कर लेंगे ना कैलकुलेटर? यस। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, कभी मैं नकल करने लग रहा है यहाँ पे। टेस्ट देते समय कभी भी कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें। 13 924 आएगा बेटा, 13 900। 24। ठीक है, फिर 240 की 13 से गुना करें, उसकी 4 से गुना करें, ओहो, 240 की 13 से गुना करें, उसकी 4 से गुना करें, 12 480 आएगा बेटा। कितना आएगा, 12 480। घटाएं इसको, तो ये आएगा, सर 4 में यस। 0 गई 4, 2 में 60 जाएगा नहीं, 12 में 60 गया 4, यहाँ बच गया 8, 8 में 4 गया 4। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, एक। 1440 हो गया इसके देखा जाए तो। अब 1440 से तो डी निकल गया है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई में 2a, यही तो होता है बेटा। यस। बी कितना है, माइनस का 118। प्लस माइनस रूट डी, 1440 का रूट कितना हो जाएगा, आप कहीं से देखो, 900 का रूट होता है 30, 1600 का रूट होता है 40, 1440 340 के बीच में आएगा। 340 के बीच में ऐसा कोई अंक ढूंढो जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आ जाए, 8×2 = 64, यानी कि 38 का है। ऐसे तुक्का लगा सकते हो, नहीं तो उसका रूट फाइंड आउट कर ही सकते हो आप। कर लोगे? यस। तो इसको सॉल्व कर लें आप। एक्सएल कितनी आ जाएगी, 118 में आप एक बार 38 जोड़ दें, 26 से डिवाइड कर दें, और एक बार 118 में से 38 आप उड़ा दें, 26 से डिवाइड कर दें। ठीक है,
तो 118 में अगर मैं 38 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 8 8 16। 16। एक आंसर ऊपर 11 12 13 14 15 बटा 26। 118 में 37 घटाना जरा, 8 में 8 गई 0, 11 में से 3 गया 9 10 11 8। 9। समझा कि नहीं समझा? सर 11 में से 3 गए 8 होगा। 8 में 0, 11 में 3 गया 8 9, 11 में 2, हाँ सही बात है भाई, दिमाग में कहाँ जा रहा है। सही बात है बेटा। यस। कटा पिटाई कर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 156 को 26 से डिवाइड मारेगा कितना आएगा बेटा? कट जाएगा सीधा। 25 पंजा 25 छिक्का 150, हाँ 26 छिक्का 156, 6 पे गया। इसको काट बेटा। 13 40, 40/13। समझ में आ गई? यस सर। ये हमारा आंसर आ गया भाई। ये क्वेश्चन था। एलसीएम उलसीएम लिया, सोल्व करते गए करते गए करते गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बड़ी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही थी, डायरेक्टली सोच नहीं पा रहे थे, और अगले ने कहा भी था कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो इसलिए मुझे डी निकालना पड़ा। डी हमारा क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव आ गया। डी यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे बता देना। यहाँ डी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। और अगर डी पॉजिटिव है तो क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक दो भिन्न मूल होंगे। वास्तविक और भिन्न होंगे, क्योंकि मूलों की प्रकृति पूछी थी ना। नहीं पूछता तो ये लाइन ना यस। लिखते। पूछी थी तो लिख देंगे। उसके बाद फिर एक्स के लिए निकाल लिए बेटा। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? कोई डाउट तो ना है? नो सर। आंसर चेक करते हैं। 40/13 और 6 बिल्कुल चकाचक आंसर है। अब आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पे। कौन सा था ये? नौमा। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। शक्ल देख लें इसकी। सेम इसमें भी ऐसे ही करना है, एल्शियम उल्शियम ले करके। अब इन तीनों का एल्शियम क्या लोगे? इन तीनों का एल्शियम आएगा ये x-3 2x+3। समझ रहे हैं? जब एल्शियम यस लोगे, सर। फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इससे गुणा करनी पड़ेगी, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इससे गुणा करनी पड़ेगी, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इससे गुणा करनी पड़ेगी, फिर सोल्व करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना। लास्ट में जाकर डी निकाल देना, उसको सोल्व कर लेना। कर लोगे? कराऊं? कर लोगे कराऊं? सर तीनों करना है। हाँ, ये एक और एक, ये दो तो करना ही है। ये वाला कर लेगा ना, ये पहले जिसकी बात बता रहा हूँ मैं। यस सर। सेम ऐसे ही इसके साथ है भाई। एल्शियम लेना है। इसका एल्शियम क्या आएगा? x-1 x-2 x-3। जब हम एल्शियम लेते हैं ना, तो हम ऐसी चीज लेते हैं जो सब में आ जाए। तो x-1 x-2 तो है ही, x-3 यहाँ से है, तो इसका एल्शियम क्या आ जाएगा? x-1 x-2 x-3। फिर इससे डिवाइड करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इससे गुणा करेंगे, एल्शियम लेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ये 2019 में आया था, ये 2020 में आया था। ये दो क्वेश्चन तो आप खुद से कर लेना। अब आते हैं हम 10वें यस। क्वेश्चन। अब आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। देखिएगा, चमचमाता हुआ 10वां क्वेश्चन। क्या बोल रखा है? राजहंसों के एक झुंड में से उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष दो जो हैं वो पानी में तैर रहे हैं। राजहंस है, हंस है बेटा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो उसके झुंड में मान लो कि एक्स एक्स हमारे हंस हैं, है ना। तो उस एक्स का अगर आप रूट करके उसकी 7/2 से गुना कर देना, तो वो तो तालाब के किनारे खेल रहे हैं। और जो बाकी बच गए वो हमारे तैर रहे हैं। तो कुल संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? जो चीज़ पूछे वही मान लो। माना 2010 से 17 में आया था ये क्वेश्चन। राजहंसों की कुल संख्या कितनी मान लेगा? एक्स। एक्स मान ले भाई। अब इन एक्स राजहंसों में से कितने ऐसे हैं जो तालाब के किनारे खेल रहे हैं? 7/2। नहीं। ओ ताला सॉरी सर। तालाब के किनारे सर। तालाब किनारे। तालाब के सात किनारे बटे दो खेलेंगे। इस ये जो 7 बटा, ये जो टोटल जो संख्या है ना, उसका वर्गमूल कर दें, और उसके फिर यस सात सर। बटा दो से गुणा कर दें। ठीक। ठीक है। तो तालाब के खिलाने किनारे खेलने वाले राजहंस कितने हो गए? इतने हो गए। शेष राजहंस शेष राजहंस कितने बच जाएंगे? दो। दो तो बच जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा? कुल राजहंसों में से ये राजहंस उड़ा दो, है कि नहीं?
तो शेष यस राजहंस ये बच गए। अब प्रश्नानुसार में क्या बोल रखा है, प्रश्नानुसार में बोल रखा है कि जो शेष राजहंस है वो 2 हैं, यही बात बोल रखी है बेटा। यस तो यहाँ यहाँ शेष राजहंस ही आए, प्रश्न में ये बोल रखा है, तो इन दोनों को रख दे बराबर बेटा। अगर आप इन दोनों को बराबर रख देंगे तो यहाँ से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम विलसीएम लेना पड़ेगा फिर बनेगी जाके। स्क्वायर कर ले इसका दोनों तरफ। वर्ग करने को। अगर आप दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, 49 4 ठीक है, एक्स। यस माइनस में 2ab, 2ab बराबर इसका स्क्वायर। क्लियर है? यस अच्छा जी, काटा पिटाई करते हैं, इस एक्स से ये एक्स उड़ा दें, फिर फायदा तो नहीं हुआ ना, ये रूट तो हटा ही नहीं ना बेटा। अगर हम यस ऐसे स्क्वायर करेंगे तो फिर तो फायदा ही नहीं होगा, रूट तो हट ही नहीं रहा, समस्या तो फिर भी वापस भी ऐसी ही आएगी। एक काम करते हैं, इस एक्स को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, या फिर एक काम कर लो, ये जो 7/√2x है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये जगह x-2 बराबर 7/2 √x। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर ले बेटा, इसका स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर कर ले यस 49/4 इंटू एक्स। समझ गया? यस सॉल्व करते हैं इसको, 4 को इससे गुणा कर दे, 4x², 4×16 माइनस का 16x बराबर 49x। अब आ जाएगी कुछ ना कुछ बात बन के। 4x², 49x को इस तरफ लिया, 49 से 16 कितना हो गया, 65 हो गया शायद। समझा कि नहीं समझा? प्लस में यस 16 बराबर 0। 2 अंक बता दे जिनको जोड़ने पे 65 आ जाए, गुणा करने पे 16×4 = 64 आ जाए। माइनस का 64 माइनस का 1, यही तो होगा बेटा। यस इन दोनों में से कॉमन आएगा क्या, 4x, अंदर बच जाएगा कितना, x-16। यहाँ भी x-16 बचना चाहिए, तो -1 यहाँ ले लो, यार x-1 इंटू x-16 बराबर आ गई 0 के। x के लिए कितनी आ गई, 1/4, और 1 कितनी आ गई, 16। लेकिन x का मान 1/4 नहीं हो सकता, क्यों, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सब पता नहीं। बेटा? हंसों की संख्या या तो 1 होगी या 2 होगी, 1/4 थोड़ी हो सकती है, यस भिन्नात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, हंस कितने हैं, 16 अतः राजहंसों की कुल संख्या कितनी है बेटा, 16 है। 16 समझ गए? कर लेंगे, यस ऐसे था। राजहंसों की कुल संख्या x मान ली, बोला कि इसका वर्गमूल करके इसकी 7/2 से गुणा करोगे तो उतने जो हैं वो किनारे पे खेल रहे हैं, बच गए इतने, और बचे हुए कितने हैं, 2 हैं, तो इनको बराबर रख दिया बेटा। अब डायरेक्टली स्क्वायर कर रहा था तो दिक्कत आई थी, तो मैंने क्या किया, रूट वाली चीज़ को अलग रह गया, बाकी वाली चीज़ को अलग रह गया, फिर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो सोल्व किया, सोल्व किया तो फिर आंसर आ गया बेटा। कर ले बेटा। यस 11वां क्वेश्चन देखिए बेटा, 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ मेरे से, लिखना पड़ेगा मुझे 11वां क्वेश्चन। क्या बोला है, बोला कि नाव जो है उसकी शांत जल में चाल जो है वो तो इतनी है, धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का टाइम लगा देती है। धारा की चाल ज्ञात करें, जो चीज़ पूछी है वही चीज़ मान लें। हम कहें माना, धारा की चाल कितनी मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, नाव की शांत जल में चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसने, भाई नाव अगर धारा की दिशा में जाएगी ना, मतलब जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उसी डायरेक्शन में नाव जाएगी, तो 12 किलोमीटर जाने में, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी,
है? धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत 12 घंटे लौटने में 8 घंटे का टाइम लगता है। अच्छा, टोटल टोटल टाइम है ये। समझा समझा। ठीक है, सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझें। नाव की शांत जल में चाल इतनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें होंगी। नाव जो है अगर वो धारा के अनुकूल चलेगी और नाव अगर धारा के प्रतिकूल चलेगी तो उसमें नाव की स्पीड जो है वो घटेगी बढ़ेगी, है ना। तो वही बात हम यहाँ लिखेंगे। हम कहेंगे धारा की दिशा में, दिशा मतलब धारा के अनुकूल। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी बेटा, बढ़ेगी घटेगी? धारा बढ़ेगी। बढ़ेगी ना, और कितनी हो जाएगी? ये सर 12 किलोमीटर पर। ये छोड़ दे बेटा, ये 12 किलोमीटर की चाल है क्या? मैं चाल की बात पूछ रहा हूँ। है, धारा की चाल इतनी है, नाव के शांत जल में चाल इतनी है। जब धारा के डायरेक्शन में नाव जाएगी, धारा भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, नाव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, जुड़ नहीं जाएगी? यस सर। समझा? यस सर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे है ना, पहले धारा की चाल लिख देते हैं, उसके बाद नाव की चाल लिखते हैं। ऐसा नहीं होता। धारा की दिशा में अगर नाव की चाल देख रहे हो ना, तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ती है, ये चीज ध्यान रख लेना। नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ेगी। क्लियर है? यस सर। अब ऐसे मुझे बता कि अगर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अगर नाव उतारी जाए तो उसकी नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 4 - x किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो x-4 लिख देते हैं, यही उनका सबसे बड़ा पाप होता है, फिर आंसर गलत आता है भाई। अरे, धारा के विपरीत अगर नाव की चाल देखेंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगी ना। मान लो धारा यस फास्ट सर। है तो 4 में से मान लो 12, 4 में से मान लो 10 घट गया। और धारा स्लो है तो 4 में से 2 घट गया। है ना, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटानी है, ये चीज ध्यान रख लेना। समझ में आ गई? यस सर। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला? प्रश्न में बोला कि भैया धारा की दिशा में जाए और धारा की विपरीत दिशा में जाए, दोनों टाइम्स को अगर मैं जोड़ दूं तो कुल मिलाकर के 8 घंटे लगते हैं। कुल मिलाकर कितने घंटे लगते हैं? 8। ठीक है, दूरी कितनी है? दूरी है सर जी 12। बटे में चाल कितनी है? धारा की दिशा में चाल देखें तो वो है जी x, 4 + x। तो दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। दूरी बटा चाल क्या होता है? समय। समय। प्लस में दूरी कितनी है? दूरी है सर जी 12। और चाल कितनी है? 4 है सर जी ये। दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। क्या होता है दूरी बटा चाल? समय। ये भी समय है, ये भी समय है, इन दोनों समय को जोड़ेंगे तो टोटल टाइम कितना लगा? 8 घंटा लगा। 8। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब इसको सोल्व कर ले और एक्स के लिए फाइंड आउट कर ले बेटा। सोल्व करियो। इसके इससे गुणा कर लेंगे जी, आपा गुणा कर लेंगे। इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो आएगा सर 4 + x इंटू 4 - x। फिर आपा गुणा कर दे, 12×4 = 48 -12x, 12×48 + 12x बराबर है जी 8 के। सोल्व करिए जरा, 12x से 12x उड़ा दें, 48 48 कितना हो गया? 96। एज प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है जी 8 के। 8 को नीचे ले आए, इसको इस तरफ ले जाएं या फिर इसको काट दें। 8 × 8 8 2 16, 12 बराबर आ जाएगा 16 - x के। बात समझ में आ गई? यस सर। इसको सोल्व करिए जरा एक बार। 16 को उस तरफ फेंक दें, -4 बराबर आ गया -x²। माइनस से माइनस उड़ा दें, x के लिए कितनी आ जाएगी? +-2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? +-2। ठीक है, अब x का मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता, x का मान -2 नहीं हो सकता, नहीं। अतः x की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 2। समझे? और x हमने यस किसको सर। मानना था? धारा की जान, वो सर देखना पड़ेगा। अतः धारा की चाल कितनी हो जाएगी बेटा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। समझा बेटा? यस। अगले ने क्या पूछा था? धारा की चाल पूछी थी, बता दी और क्या था? वापिस समझिए, जो चीज़ पूछी थी उसी को मान लीजिए। अगले ने पूछा था धारा की चाल, तो हमने मान ली क्या? धारा की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल अगले ने दे रखी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो स्पीड घट जाएगी। अब इसने बोला कि टोटल मिलाकर के धारा की दिशा में जाए और धारा के विपरीत दिशा में जाए तो टोटल मिलाकर के 8 घंटे लगते हैं। अब ये 8 घंटे समय है, तो हमें यहाँ पर भी समय लिखना पड़ेगा। अब समय कैसे लिखूंगा, आपके आंसर दूरी बटा चाल कर दो। 12 किलोमीटर दूरी हो गई, चाल हमारी ये हो गई, तो दूरी बटा चाल क्या आ गया, समय आ गया। ये भी समय है, ये भी समय है, इन दोनों समय का जो टोटल है वो 8 दे रखा है बेटा। तो इस हिसाब से हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई थी, समझे। और वहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी 2, यानी कि धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई बेटा, कर लेंगे। यस सर। आंसर चेक कर रहे हैं, 2 किलोमीटर बिल्कुल सही, चमचमाता आंसर बिल्कुल सही है। अब ये वाले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने पर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है भैया। धारा की चाल ज्ञात करनी है, कर सकते हैं बेटा, सेम टू सेम ऐसे ही है, कर लोगे। यस सर। नाव की यस शांत जल सर। में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में जाएगी 30 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर आने में, टोटल मिलाकर के 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, 4 घंटा 30 मिनट का मतलब हो गया 9/2, 9/2 घंटे लिख देना। 9/2 करोगे तभी तो 4.5 आएगा, अरे 9 का आधा ही तो 4.5 होता है बेटा। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात करनी है, कर लोगे। यस सर, हो जाएगा ये भी। अब आ जाइए अब 12वें क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में, 19 में, 20 में, ऐसे ऐसे करके, अभी 2024 का क्वेश्चन चमचमाता हुआ आपकी स्क्रीन पे। नाव की शांत जल में इतनी चाल है भैया, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक टाइम लगता है। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात करें, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि टोटल टाइम नहीं बताया। क्या बोला कि धारा के विरुद्ध जाने में जितना टाइम लगा ना और धारा के अनुकूल आने में जितना टाइम लगा, उनको अगर मैं घटाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा, समझा। यस सर। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे कहेंगे, हमसे धारा की चाल पूछे तो हम क्या मान लेंगे, माना, माना धारा की चाल धारा की चाल, धारा की चाल कितनी मान लेगा। x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसने क्या बोला है, नाव की शांत गति में चाल, नाव की शांत गति में चाल कितनी है बेटा, नाव की शांत गति में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला कि भैया 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक टाइम लगता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, नाव की धारा के अनुकूल चाल, है ना, धारा के विपरीत, धारा की दिशा में लिख दे, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x + 24 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा हूँ मैं। धारा की चाल ये है, नाव के शांत जल में चाल इतनी है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, चाल पूछिए ना। 18 + 1। 18 + x हो जाएगी। इसी को क्यों पकड़ लेता है, पिछली बार भी यहीं पे अटक गया था। यहाँ पे ये चाल है क्या, नो सर। चाल होती तो यहाँ पे प्रति घंटा नहीं लिखा होता साथ में। यस 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा लिखाएंगे यहाँ पे। आगे बता क्या लिखूं, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या क्या लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा है, 24 किलोमीटर धारा के अगर वो विरुद्ध जाए, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाए, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध का मतलब क्या हो गया, 24 किलोमीटर बटे में विरुद्ध जाने में चाल कितनी है, इतनी है, समझा। और 24 किलोमीटर अगर वो धारा के अनुकूल जाए, धारा के अनुकूल जाए, तो विरुद्ध जाने में और अनुकूल आने में जो टोटल टाइम का अंतर है ना वो हमारा 1 घंटा है। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कम टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम घटा रहा हूँ ना, तो 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है, समझा कि नहीं समझा। यस सर। अब इसको सॉल्व कर ले, क्या लिखूं, इसके इससे गुणा कर लें जी,
तो आएगा सर 18 के 18 से गुना करेंगे तो क्या आता है, 18 64, 324 आता होगा शायद। 324 आता है क्या? 324 आता है क्या? ये 18 हम्म। अरे 18 के 18 से गुना करो तो 324 आएगा क्या, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा एफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 432 से 432 उड़ा दीजिए, ये तो फिर गलत हो गया, कहाँ मिस्टेक कर दी। 24 किससे गुणा करेंगे, 432, 24 किससे गुणा करेंगे, 24x प्लस का आएगा। फिर इस किससे करेंगे तो ये आ गया, इस किससे करेंगे तो प्लस का आएगा। ठीक है, अब उड़ेगा। 24 24 हो गया, 48x बराबर आ जाएगा 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। सोल्व कर ले बेटा, इसको इस तरफ ले आ। एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस का 324 बराबर आ गया 0 के। दो अंक बता दे जिनको जोड़ने पर 48 आ जाए, गुणा करने पर 324 आ जाए। हम्म। 24 18। नेगेटिव चाहिए ना, घटेगा कुछ ना कुछ। 55 7 60 12 नहीं, 50 और 2 तो नहीं होगा, 51 और 3 भी नहीं होगा, 52 और 4, 52 और 4 कितना होता है, 52 और 4 4 नहीं होगा, 53 और 5, 53 5 हो सकता है ना, 53 और 5 ना, 5 15 नहीं होगा। 54 और 6 8 का 24, 54 और 6 हो सकता है। 54 और 6 करना, 6 का 24, 2 आंसर ऊपर, 5 का 30 और 32, बिल्कुल सही। कितना होगा 54 और कितना होगा, 54 और 6 6, तो ये हो जाएगा एक्स के प्लस में 54x 6 माइनस का 6x माइनस का 324 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया x, x प्लस 54 बच गया। यहाँ भी x प्लस 54 बचना चाहिए, तो माइनस का 6 बाहर लेना पड़ेगा। x के लिए कितनी आ जाएगी, 6 और माइनस का 54। x के लिए माइनस 54 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? हम्म। ऋणात्मक को नहीं आता। हाँ, क्योंकि धारा की चाल ऋणात्मक थोड़ी होगी। ठीक है, अतः धारा की चाल कितनी हो जाएगी बेटा? 6 6 क्या, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बोलो। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से करना था, एग्जाम में क्वेश्चन याद रहना चाहिए, इसलिए इस यस दिमाग में चीज़ ढाल लें कि भैया अगर यहाँ पे समय की बात चल रही है तो यहाँ भी समय लिखना पड़ेगा, यहाँ भी समय लिखना पड़ेगा, और समय कैसे लिखते हैं, दूरी बटा चाल करके समय लिखते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में ढालेंगे तब जाके काम बनेगा, समझ में आ गई बात? आंसर चेक कर यस लें, आंसर यही पाना चाहिए। यस 2024 का क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ही आपको 2025 में दिखेगा, फिर वहाँ पे रोते मत रहना जी सर ने कराया तो था जी, हुआ नहीं हमसे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। नाव जिसकी स्थिर जल में 4 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल आने में 1 घंटा अधिक टाइम लगता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 12 बटे में जो भी है, प्रतिकूल जा रही है ना, माइनस करके लिखेंगे, और 12 बटे में प्लस करके लिखेंगे, उनको घटाएंगे तो 1 आएगा। समझ में आ गई? यस मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल इतनी है, 32 किलोमीटर प्रतिकूल आने में इतनी चाल है, घटाने में 1 टाइम लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। समझ में आ गई क्या? यस रफ में क्या काम है, ये जो भी क्वेश्चन ट्राई करने को कहे, जैसे एक और एक दो, दो क्वेश्चन तो ये कहे, ठीक है, दो क्वेश्चन ये कहे और दो क्वेश्चन ये कहे, 4 क्वेश्चन हो गए। समझ रहे हैं? यस 4 और 2 क्वेश्चन ये कहे, 6 क्वेश्चन हो गए। ये जो 6 क्वेश्चन कहे हैं ना मैंने, ये होने चाहिए कल। समझ में आ गई? इसकी पीडीएफ दे देंगे अभी की अभी। यस क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है कि कोई एक भिन्न है, अब भिन्न है तो उसका हर होगा, अंश होगा, तो जो हर है वो अंश के दुगने से एक ज्यादा है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, अंश माने ऊपर वाली चीज, वो मैंने मान लिया x, कितना मान लिया,
X तो भिन्न का हर क्या हो जाएगा? वाई। Y अरे इसके दुगने से एक ज़्यादा है, तो 2x X प्लस वन बोल दो प्लस सीधा। यस ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या क्या रखा बेटा? बोला कि अगर मैं इस भिन्न को, ये भिन्न हमारी क्या बन गई, ऐसे बन गई। अगर मैं इस भिन्न को इसके व्युत्क्रम से जोड़ दूं, इसका व्युत्क्रम माने इसका उल्टा, इसका उल्टा तो कुछ ऐसे हो गया, है कि नहीं? इस भिन्न को यस इसके व्युत्क्रम से मैंने जोड़ दिया, जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? 2 से ही 16/21 मिलेगा। इसको सोल्व कर लो। ये हो जाएगा सर, आप कहेंगे सर आप एक काम करो, आप x/2x+1 इसको लेट से आप y मान लो, तो ये हमारा हो जाएगा y+1/y बराबर, इसको सोल्व करना, 21 दूनी 42, 42 और 10 52, 52 और 6 58, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सही बात है बेटा? यस सर ठीक है, सोल्व करना जरा एक बार इसको थोड़ा। तो आपको सर इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा जी y² + 1 = 58/21, है ना? यस सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है हमारे पास 21y² प्लस में 21 बराबर 58y। इसको इस तरफ लेके आते हैं, 21y² माइनस 58y प्लस में 21 बराबर 0। दो अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पे तो 58 आ जाए, गुणा करने पर 441 आ जाए। ऐसे दो अंक कौन से होते हैं पता है? ऐसे दो अंक होते हैं बेटा, 49y और 9y। कौन से होते हैं? 49Y और 9Y क्यों? क्योंकि 49 की 9 से गुणा करोगे तो कितना आता है? 58। गुणा करने पे कितना आएगा? जोड़ोगे तो 58 आएगा, गुणा करने पे कितना आएगा? 441 आएगा। चेक करके देख लेना, समझ में आ गई? यस यस सर ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए जरा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 7y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3y, और यहाँ पे 7। 3y-7 यहाँ भी बचना चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? -3 लेना पड़ेगा। नहीं समझे बेटा? समझ गया सर ये हो जाएगा 7y-3, ये हो जाएगा 3y-7 बराबर 0। y की वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी 3/7, एक आ जाएगी 7/3। परंतु y तो किसके और माना था हमने? y तो मैंने इसको माना था ना, तो इसका मतलब ये x/में टू इसमें एक्स प्लस वन बराबर हो जाएगा 3/7 के। और ऐसे ही x/में 2x+1 बराबर हो जाएगा 7/3 के। सोल्व करना जरा एक बार। 3 7x = 6x जमा में 3, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। बात समझ में आ गई बेटा? अगर x की वैल्यू 3 हो गई यस तो सर भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगी? 3/में भिन्न क्या थी? इसके दुगने से एक ज़्यादा, है ना? 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो भिन्न हमारी यस क्या हो जाएगी? 3/7। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते क्या आएगा? 3x = 14x प्लस में 7। इसको इस तरफ ले आता हूँ, कितना हो जाएगा? -11x बराबर 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/में -11। यही बात है बेटा? यस सर और अगर मैं x की वैल्यू -7/11 रखता हूँ तो भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर -7/11 यहाँ रखना, माइनस का माइनस का 7 दूनी माइनस का 14/11 प्लस में 1, इसका 14/11 प्लस में 1, माइनस का 3/11 हो गया। कितना हो गया? -3/11, यानी 3 कि ये हो गई हमारे पास 7/3 करके, क्योंकि इसको इसको डिवाइड भी तो करना है। नहीं समझे? यस लेकिन जो भिन्न है वो हमारी 7/3 तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भिन्न में क्या बोला था कि भैया ऊपर वाला जो अंक है, क्या बोला था? कहेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि प्रश्न की शर्तों को पूरा नहीं करता, जो कि प्रश्न की शर्तों को पूरा नहीं करते पूरा नहीं करता।
प्रश्न की शर्त क्या थी? प्रश्न की शर्त थी कि जो हर है ना वो दुगने से एक ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अंश दुगने से एक ज्यादा बन रहा है, तो ये तो गड़बड़ होगी ना। तो ये जो भिन्न है इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। समझ में आ गई? यस सर। अतः जो भिन्न है वो एक्चुअल भिन्न क्या है? वो 3 बटा 7 है। बात समझ आई बेटा? यस सर। ये हमारे पास आंसर है। रिकैप कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन ले। अंश मान लिया x, हर हो गया 2x+1। बोला था कि इसको इसके रेसिप्रोकल से जोड़ूंगा तो इतना आ रहा है, तो सोल्व किया तो हमारे पास एक y की इक्वेशन बन गई। थोड़ा और सोल्व किया तो फिर हमने टुकड़े टकड़े करके ये y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन मुझे तो x के लिए चाहिए थी, तो मैंने y की जगह वैल्यू पुट कर दी। पुट करी तो x के लिए ये आ गई, x के लिए आई तो भिन्न ये होगा भैया, और यहाँ पे x के लिए आई तो भिन्न ये होगा। लेकिन ये जो भिन्न है वो प्रश्न की शर्त को पूरा नहीं कर रहा। प्रश्न की शर्त क्या थी? कि जो अंश है, जो हर है, वो अंश का दुगने से एक ज्यादा है। तो ये तो शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा ना, हर जो है वो अंश के दुगने से एक ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 7/16 बनना चाहिए, 7/15 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो बनाया नहीं। तो ये प्रश्न की शर्त को पूरा नहीं कर रहा, इसलिए हम भिन्न ये मान के चलेंगे। कहानी खत्म हो गई। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये वाला प्रश्न देखिए, 2018 का प्रश्न है। इस साल आने की संभावना ऐसे कम है इसकी, लेकिन चलो कर लेते हैं, 18 में आया हुआ था तो। ठीक है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम टाइम लेता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कम व्यास वाले कम व्यास वाले कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को पूरा भरने में हौज को पूरा भरने में लिया समय कितना मान लेंगे बेटा? एक्स। x घंटे। ठीक है। अब जो ज्यादा यस व्यास, सर। अब जो बड़े व्यास वाला नल है वो कितना टाइम लेता है? 10 घंटे कम। वाई घंटे। अरे 10 घंटे कम टाइम लेगा। तो x-10। ठीक है, x-10 हो गया। यस। अब मेरी बात ध्यान से समझे। अब कम व्यास वाला पूरे होज को भरने में इतना टाइम लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं, कम व्यास वाला कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में 1 घंटे में भरा गया भरा गया होज का भाग, 1 घंटे में कितने होज का भाग भर देगा? तो आप बता सकते हैं कितने भर देगा? आप कहेंगे सर 1/x भाग भर देगा। समझा? यस। भाई साहब, अगर वो पूरे होज को भरने में x घंटे ले रहा है ना, तो 1 घंटे में वो कितना भाग भरेगा? 1/x भाग भरेगा। कैसे कह रहा हूँ वो समझो। मान लो कोई एक दीवार है, ठीक है, उसको बनाने में लगते हैं 2 दिन। कितने दिन लगते हैं? 2 दिन। 2 दिन। तो 1 दिन में कितनी दीवार बनेगी? आप कहेंगे सर 2 को नीचे लाइए, आधी दीवार बनेगी। समझा? यस। यस ऐसे सर। ही कोई होज है, उसको पूरा भरने में लगते हैं x घंटे। ठीक है, तो 1 घंटे में होज कितना भरा जाएगा? x को नीचे ले आइए, 1/x भरा जाएगा होज का भाग। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज होती है। तो 1 घंटे में होज का कितना भाग भरा जाएगा? 1/x भाग भरा जाएगा। क्लियर है? यस। ऐसे ही मुझे बताइए कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया होज का भाग कितना हो जाएगा? एक सर 1/x-10। 1/x-10 हो जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है। यस। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों दोनों नल अगर मैं एक साथ चला दूं, दोनों नलों दोनों नल अगर मैं एक साथ चला दूं, तो उनके द्वारा 1 घंटे में कितना होज का भाग भरा जाएगा? तो आप कहेंगे सर दोनों नल जब आप एक साथ चलाते हैं तो पूरा होज कितने में भरता है? पूरा होज भरता है 8×72, 72×3 = 75। 75/8 घंटे में दोनों नल जो है पूरे होज को भर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे? 8/75 भरेंगे भैया, उल्टा कर देंगे ना। यस सर। अरे भैया, दोनों नल मिल करके पूरे होज को भरते कितने में है? 75/8 घंटे में भरते हैं। तो 1 घंटे में कितना भरा होगा? आप कहेंगे से इसको नीचे ले आइए, है ना, इसको नीचे लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 8/75 भाग होज का। समझ में आ गई?
यस सर। ठीक है कि नहीं, समझे ही? समझ गया सर। तो 1 घंटे में इसने इतना भाग भरा, 1 घंटे में इतना इसने इतना भाग भरा, और दोनों इतना भाग भरते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि भैया इन दोनों का एडिशन बराबर होगा इसके, है कि नहीं? अब इसको यस सर। अब इसको सोल्व कर लीजिए बेटा जी। तो ये हो जाएगा सर x-10 प्लस एक्स अपॉन में x² - 10x बराबर 8/75। x प्लस एक्स तो होगा जी 2x - 10 अपॉन में x² - 10x बराबर 8/75। 75। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते ठीक है हैं। सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 75 दूनी 150x, 75 दाएँ 750, 8x², 80x, तो 8x² 150 इस तरफ चल गया, तो 150 230x प्लस का 750 बराबर आ गया 0 के। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? यस सर। अब 2 से डिवाइड मार दो, 4x² माइनस 115x प्लस में 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 बराबर 0। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए भैया। 2 अंक बताइए जिनको जोड़ने पर 115 आ जाए, गुणा करने पर इतना आ जाए भाई। ओहो, बता सकते हैं आप? 375 चौका कितना होता है पहले ये बताओ? 400 चौका 1600, 25 चौका 100, 1500 हो गया। जोड़ने पे तो चाहिए 115, और गुणा, हाँ 100 और 15 नहीं हो सकेगा बेटा, आसान नहीं है, नहीं समझे? समझ गया? 4x² नो सर। माइनस 115x कब समझेगा? 375 बराबर 0। जोड़ने पे तो 115 चाहिए और गुणा करने पे चाहिए 1500। ऐसे दो अंक बताइए जरा। आप कहेंगे सर 100x ले लो, 100x ले लो, 15x ले लो, नहीं समझा? यस समझ गया। 4x कॉमन आ जाएगा, x - 25 हो जाएगा। यहाँ पे भी x - 25 चाहिए अपने को, तो उसके लिए मुझे माइनस का पंदा लेना पड़ेगा। -15 की x से करूँगा तो -15x, -15 की -25 से करूँगा तो 25 250, 25 25 125, 250 125, 375, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4x - 15, ये हो जाएगा x - 25 बराबर 0। यहाँ से x के लिए कितनी आ जाएगी? 15/4, और यहाँ से कितनी आ जाएगी? 25। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ रही है कि ऊपर से यस आ रही है? सर। यस सर। यस सर। ठीक है खेवरिया, ये टाइम है बेटा आने का? नहीं सर, तो मैं तो 6:32 पे आ रखा सर। अच्छा बच गया, मैं ब्लॉक करने वाला था बेटा। चलिए ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी 15/4, एक्स की वैल्यू होगी 25, ठीक है। और 15/4 कितना हो गया? 15/4 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। 15/4 में से अगर मैं, नहीं 15/4 नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि अगर एक्स के लिए 15/4 हुई तो ये हो जाएगा 15/4 - 10। अब 15/4 - 10 जो है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव थोड़ी आएगा आंसर। ठीक है, तो एक्स के लिए 15/4 नहीं हो सकती। हम कहेंगे एक्स का मान 15/4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़े व्यास वाले नल को ये बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिए गए समय को ऋणात्मक कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। समझे कि नहीं समझे? समझ गया? यस। यस सर। अतः एक्स के लिए कितनी हो जाएगी? 25। अतः एक्स के लिए कितनी होगी? 25। 25। एक्स के लिए 25 होगी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कम व्यास वाले नल द्वारा भरा गया लिया गया टाइम 25 घंटे है, और बड़े व्यास ने 15 घंटे लिया, 10 घंटे कम लेता है ना वो। तो हम कहेंगे अतः कम व्यास वाले नल द्वारा भरा गया टाइम लिया गया 25 घंटे, और बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय 25 से 10 गया 15 घंटे। समझ गए बेटा? इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। समझ में आ गई सबको? कोई डाउट तो नहीं है? नो। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, कम व्यास ने कितना टाइम लिया? 25 घंटे। और बड़े व्यास ने कितना लिया? 10 घंटे कम लेगा तो 15 घंटे। वापस से समझ लीजिए,
पूरे होज को भरने में x घंटे लिए, पूरे होज को भरने में x माइनस 10 घंटे लिए, 1 घंटे में 1/x भाग भरेगा, 1 घंटे में 1/x माइनस 10 भाग भरेगा, और 1 घंटे में, तो पूरे होज को भरने में 75/8 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में 8/75 भाग भरेगा। ये भी भाग भर रहा है, ये भी भाग भर रहा है, ये भी भाग भर रहा है, तो इनका टोटल इसके बराबर होगा। टोटल किया तो ये आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा, चमचमाता हुआ। आंसर चेक कर रहा हूँ। 25 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस पूरे वन शॉट का। 3-4 दिनों में तो जाके वन शॉट कंप्लीट हुआ है। क्या बोल रखा है, एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अगर चाल को 5 किलोमीटर अधिक कर दूं तो टाइम जो है वो आधा घंटा कम लगेगा। चाल ज्ञात कर लो, जो चीज़ पूछे उसी को मान लो। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेंगे? हम्म, बोला नहीं जाता क्या? x किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला है कि x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बोला कि 180 किलोमीटर की दूरी जो है वो एक समान चाल से तय करती है। अब एक काम करते हैं, हम कहेंगे 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया समय, 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगी। आपको आंसर, टाइम का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है बेटा? दूरी बटा चार। चाल। दूरी कितनी है? 180, और चाल कितनी है बेटा? x। तो 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगी? वो 180 बटा x लेगी। ये बात है बेटा। ठीक है, अब आज अगले ने क्या यस बोला सर। कि अगर मैं चाल को 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा दूं तो यात्रा को पूरा करने में आधा घंटा कम लगता है। चाल को 5 बढ़ा दे बेटा, चाल को 5 बढ़ा दे, मतलब पहले इतना टाइम ले रही थी, 100। पहले इतना टाइम ले रही थी, अगर मैं चाल को बढ़ा दूं 5, तो अब जो टाइम ले रही है ना वो इस टाइम से आधा घंटा कम ले रही है। समझा कि नहीं समझा? यस। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले भाई। अभी इतना टाइम ले रही है, 5 किलोमीटर अगर 5 स्पीड बढ़ा दूंगा तो कम टाइम लेगी, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम घटाएगा ना, तो आधे घंटे का फर्क आएगा। ठीक है, ज़्यादा में से कम घटाना, कम में से ज़्यादा मत घटा देना। सोल्व कर लीजिए बेटा जी इसको। तो ये हो जाएगा जी 180x, 18×5 = 90, माइनस का 180x, x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1/2। 180x से 180x उड़ा दिया, 900 दूनी 1800 बराबर x² प्लस 5x। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0। ठीक है, दो अंक बताइए जिनको जोड़ने पे तो 1800 आ जाए, गुणा करने पे 5 आ जाए, सॉरी जोड़ने पे 5 आ जाए, गुणा करने पे 1800 आ जाए। हम्म, बोल देगा? बोल देगा बेटा? दो अंक बता दे जिनको जोड़ने पे तो आ जाए, गुणा करने पे आ जाए। बोलो, जोड़ने पे 5 चाहिए, गुणा करने पे 1800 चाहिए। 40 35 करूँ, 45 40 करूँ? 0 0। हाँ आ गया। ठीक है, 45 40 ऐसे दोनों कौन से हैं? 45 और 45 40। हाँ, 40। तो ये हो जाएगा 45x, 40x माइनस 1800 बराबर 0। x कॉमन आ गया बेटा, x प्लस 45, एक्स प्लस 45, क्या चक्कर है इसके साथ? x प्लस 45 यहाँ भी बन गया। ठीक है, -40। मेरा कंप्यूटर बोल रहा है या किसी और का बोल रहा है? माइनस का 40 यहाँ हो गया बेटा। तो x के लिए कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी, और माइनस का 45 आ जाएगी। लेकिन क्या x का वन माइनस 45 हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? नहीं। क्योंकि x क्या है? चाल है। क्योंकि x क्या है बेटा?
चाल है। और चाल जो है वो नेगेटिव नहीं होती। अतः एक्स के लिए कितनी हो जाएगी 40, और एक्स के लिए 40 हो गई तो इसका मतलब क्या है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी बेटा? 40 किलोमीटर 40। प्रति घंटा। कर लेंगे, साफ सुथरा लिखिएगा। रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में बोल रखा था कि 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने में टाइम जो लेता है वो कितना लेगा। आप कहेंगे सर दूरी बटा चाल के हिसाब से देखें तो इतना टाइम लेगा। अब इतने टाइम से अगर मैं इतना टाइम घटाऊंगा तो आधे घंटे का फर्क आता है। तो उसको सोल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सोल्व किया तो दो वैल्यू आ गई, एक को इग्नोर कर दिया एक को रख लिया, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बेटा? कर लेंगे। यस। मेरे ख्याल यस से सर। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर होगा। सही है। यस सर। अच्छा जी। अब ये 16वां क्वेश्चन आप काट दें, इनको करने की जरूरत है नहीं, 2022 में आया था, वैसे भी बहुत अलग ही टाइप का क्वेश्चन, अलग तो नहीं है, आसान ही है, करवा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। ये ऐसे ही है, 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करता है, 5 किलोमीटर अगर अधिक कर दूं तो 1 घंटा कम टाइम लेगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही है, कर लेंगे। यस सर। 16वां क्वेश्चन देख यस। लीजिए। क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी है 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर से अधिक औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा को करने में 3 घंटे लग जाते हैं। प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात करें। जो चीज़ पूछी अभी मान लो, माना प्रारंभिक औसत चाल, प्रारंभिक औसत चाल क्या मान लेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक औसत चाल हमने मान लिया बेटा x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला प्रश्नानुसार, क्वेश्चन में जो बोला उसने कि शुरुआत के जो 63 किलोमीटर है ना वो तो इसी रफ्तार से उसने तय किए। तो शुरुआत के 63 किलोमीटर भी इसी रफ्तार से तय किए तो टाइम कितना लगेगा, दूरी बटा चाल के हिसाब से देखे तो इतना टाइम लगेगा, यही बात है। यस। फिर अगले जो 72 किलोमीटर है उसने इस रफ्तार से तय किए, अगले जो 72 किलोमीटर है उसने किस रफ्तार से तय किए, आप कहेंगे सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रफ्तार से तय किए, तो कुछ ऐसे तय किए होंगे, इतना टाइम लगा होगा। समझ रहे बेटा? ये टाइम यस। प्लस ये टाइम, इन दोनों टाइम को जोड़ दें तो टोटल टाइम कितना लग गया, 3 घंटे लग गया अगले के। हो गया बस क्वेश्चन, और क्या था। समझ में आ गया बेटा? यस सर। सोल्व करो फिर आगे तो। यस सर। काट दो, 3 से काट दो, कट जाएगा। दोनों तरफ 3 से डिवाइड मार देता हूँ, है ना। 3 से डिवाइड करना, ये जगह 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये जगह 3 दूनी 6, 3 चौके 12, और ये 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ गया। समझ गए? यस सर। 21x प्लस में 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 24x बराबर हो जाएगा x × x + 6 करके एलसीएम एलसीएम लेंगे तो, है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये जगह 21x और 24x 45x प्लस में 126 बराबर x² प्लस में 6x। तो x² प्लस में इसको इस तरफ ले जाता हूँ, 6 इसको इस तरफ ले जाता हूँ, 6 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा -39x -126 बराबर 0। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई भैया? यस। यस सर। दो अंक बताइए जिनको जोड़ने पे 39 आ जाए और गुणा करने पे 126 आ जाए, ऐसे दो अंक। हम्म, बोला नहीं जाता। 42 थिया, 4 × 3 = 12, 42 थिया बन गया ना। कितना हो जाएगा बेटा, -42x प्लस का 3x। नहीं समझे? 42 को 3 से गुणा करना, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यही तो आएगा। x कॉमन आ गया, x -42, x -42 यहाँ हो जाएगा, प्लस का 3 यहाँ ले लेंगे बेटा। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी -3 और एक आ जाएगी 42। x का मान -3 संभव नहीं है, क्यों नहीं हो सकता? हम्म चाल माइनस नहीं आती। x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 42। 42। 42 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक औसत चाल कितनी हो जाएगी? 42। 42 क्या, 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो कितनी हो जाएगा। जाएगी?
42 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हमने 16 क्वेश्चन कर लिया। समझ में आ गई? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? नहीं, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है आंसर इसका। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मेरे ख्याल से आपको ये वन शॉट समझ में आ गया होगा। इसकी पूरी पीडीएफ और पूरी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, देख लेना बेटा। ठीक है, अगर देखनी हो तो आपको वापस से। समझ में आ गई? रफ का काम सुन लो। रफ में क्या दिया था बेटा कल? सर। इन्हीं काम को दिए थे सर, क्वेश्चन दिए थे ना, ये कौन कौन को क्या है? मैक्सिमम सर। ठीक है, रफ में काम सुनो बेटा। आज एक सैम्पल पेपर लगाना है। पेपर हो गए होंगे तुम्हारे कि अभी भी रह रहे हैं? नो हो गए सर। सर। हो गए ना? तो एक सैम्पल पेपर जरूर लगाएं आज। कोई सा भी सैम्पल पेपर उठा लेना, 2023 22 जो सा भी आपको दिखे पेपर में, जो भी आपके पास सैम्पल पेपर हो। एक सैम्पल पेपर 2.5 घंटे की सीटिंग में जरूर लगाएं। ये बहुत बेनिफिट आपको देगा। ठीक है, कल मैं आपसे पूछूंगा कि कितने नंबर आए। लगाओगे? यस सर। 1-2.5 घंटे का सैम्पल पेपर जरूर से जरूर लगाना भाई। केवलिया लगा रहे सैम्पल पेपर? यस सर। कब लगाया था पिछला सैम्पल पेपर? कितने दिन पहले लगाया था? परसों। परसों लगाया। कितने नंबर आए थे? सर बताइए आपको। वापस बता 52 दे। आए क्या? हैं? 52। बा- सर आज 52। आज और लगाना है भाई सैम्पल पेपर, पक्का लगाएगा? यस सर। 2.5 घंटे की सीटिंग लगा के, अलार्म लगा के भैया 2.5 घंटे का, और फिर बैठ जाओ। अलार्म का नहीं, मतलब 2.5 घंटे की सीटिंग लगा के बैठ जाओ, और 2.5 घंटे बाद चेक करो कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, कल आपसे मार्क्स पूछेंगे, और कल हम करेंगे 5वें चैप्टर का वन शॉट। आज के लिए इतना ही था, चलते हैं। राम राम। राम राम बेटा। राम राम। राम राम।